जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम फिर से स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मेजर जनरल सुधाकर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद जी, हरिमोहन जी, थैंक यू सो मच। सर, परसों की न्यूज है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया JF-17 जो फाइटर जेट्स है उनकी मदद से। और फाइटर जेट से जो मतलब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया उसमें 46 चिल्ड्रंस और वुमेन्स मारे गए। अब वो नंबर जो है वो बढ़कर 72 हो गया। तालिबान गुस्से में है, अपने 15,000 लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर खड़े कर दिए। अब सिचुएशन ये है कि ये वॉर आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो 6 लाख है और तालिबान के सिर्फ 15,000 है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 15,000 किसी फिदाइन से कम नहीं है, कि 15,000 फिदाइनी अटैक्स हैं और वो गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अमेरिका तक को पानी पिला दिया। और पाकिस्तान की आर्मी चित्राल को नहीं ले पा रही, TTP के सामने घुटनों के बल है, अपने खुद के इलाकों के अंदर उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एज एन इंडियन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे कि आप इंडिया के बॉर्डर पर बैठकर पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट की इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हरिमोहन जी, सबसे पहले दोबारा आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही नाजुक इशू है। मैं अभी हाल ही आधा पौने घंटे पहले एक ट्विटर में एक्स में एक मैसेज डाला हूं कि भारत जो है इसके ऊपर निगाह रखा है और सिचुएशन को बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा खतरनाक सिचुएशन बन सकता है। खतरनाक इसीलिए ये नहीं कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर में दुरान लाइन में खड़े हैं इसलिए नहीं, लेकिन कोई भी एक्शन दुरान लाइन में होता है, चाहे तालिबान हो या कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हो, ये बहुत डेंजरस एक फेनोमेना है। तालिबान ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया था, ठीक है नहीं। इसी तालिबान के साथ मिले हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और एक नया ग्रुप बनाया उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। नया ग्रुप का नाम है तहरीक तालिबान ई जिहाद, ठीक है नहीं, ये FATF से निकलने के लिए। सो मैं सिर्फ मेरा ये है कि बिल्कुल आपने जो कंपैरेटिव मैट्रिक्स दिए हैं, 15,000 नॉन स्टेट एक्टर कोई कन्वेंशनल आर्मी के तुलना में कोई छोटा नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर गरिला वॉरफेयर में मास्टर्स हैं। और बिल्कुल सही आपने मुद्दे पे आपने उंगली लगाया आपने कि ये USA जैसे आर्मी को टिकने नहीं दिए। 20 साल के बाद दे सेंड देम पैकिंग देयर बैगेज। आप USA आर्मी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तालिबान का जो डेट्स है ये वही है मुजाहिद का ग्रुप। आप रशिया को भी टिकने नहीं दिए थे, नाम अलग अलग है। मुजाहिदीन हुए क्या? मुजाहिदीन पूरा इस्लामिस्ट कंट्री पूरा विश्व में जितने हैं उनको एक ऐसा पिक्चर, एक का चित्र ऐसा उन्होंने पाकिस्तान ने दिखाया था उस समय। उनका मदद लेके यही मुजाहिदीन है जो लॉजिस्टिक सप्लाई दिया करते थे और रशिया के खिलाफ वो लड़े थे 1979 टू 1989। ये जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, आपका ध्यान अगर ले लेंगे, वियतनाम से जिस तरह अमेरिका को धकेल के निकाल दिया था, रशिया और चाइना समेत वियतनामीज फोर्सेस ने इनको धक्का मार के निकाला था। ये एक सुपर पावर के लिए एक मुंह पे थप्पड़ माना जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान तो डबल गेम खेलने में बहुत माहिर है ना। अमेरिका के पास गए कि भाई अभी रशिया आ गया है अफगानिस्तान में, आपको हम मदद करेंगे। क्या उन्होंने मदद? ये उन्होंने क्रिएट किया था वही मुजाहिदीन, उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं ये तालिबान, और तालिबान से ही जुड़े हैं अलकायदा, ठीक है नहीं। सो ये बहुत बड़ा चीज है जब अंदर आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब वेलकम करने के लिए उनको तैयार बैठे हैं। बैक टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। सर, मैं एक कहना, हमें एक हामिद गुल का, जो ISI चीफ हामिद गुल होते थे, उनका एक स्टेटमेंट जो है मेरे दिमाग में, जब भी पाकिस्तान और तालिबान की बात आती है वो स्टेटमेंट दिमाग में घूमता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हमने अमेरिकन की मदद से सोवियत्स को हराया।
फिर उसी को आगे हंसते हुए, बड़े हंसते हुए कहता है कि फिर ये लिखा जाएगा कि हमने अमेरिकन की मदद से अमेरिकन को हराया, जब 21 में अमेरिकन वहां से निकल गए। फिर उसके बाद अब मुझे उसकी स्टेटमेंट आज पूरी होती हुई नजर आ रही है कि उसके बाद जिसे तुमने बनाया उसने तुम्हें हराया, तालिबान ने। एक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल अपने लिए एक जो मतलब भस्मासुर पैदा कर लिया, वो तालिबान खड़ा हुआ है, वो टीटीपी के अंदर भी खड़ा हुआ है। अब मैं एक सिनारियो के बारे में आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं सुनता हूं तो ये कहते हैं, इवन पाकिस्तान के जो मतलब ब्रिगेडियर्स या ऑफिसर्स जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शिया सुन्नी डिवाइड क्लियरली आज के दिन दिखाई दे रहा है। एक जिसकी वजह से, जिसमें अगर देखा जाए तो अभी खैबर पख्तूनवा के इलाके में जो इस समय पर आर्मी कमांडर है वो शिया इसलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि जो शिया ऑफिसर, सुन्नी ऑफिसर होगा वो टीटीपी से कोई सिंपैथी नहीं रखेगा। अब इसका दूसरा एक और एंगल बताया कि आर्मी चीफ की क्योंकि वाइफ शिया है और शिया शिया एक उनका थोड़ा एक लीनी मतलब थोड़ा सा टिल्ट है और इस वजह से इनको बनाया गया। अब तीसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आर्मी के खुद के जो ऑफिसर्स हैं या आर्मी के खुद के जो सोल्जर्स हैं वो टीटीपी से ज्यादा सिंपैथी रख रहे हैं क्योंकि उन्हें वो ज्यादा इस्लामिक लग रहे हैं। अब सर, एक टॉप मोस्ट रैंक पर आप आर्मी में रहे हैं, आपने आर्मी को उस मतलब आप उस आर्मी का हिस्सा हैं जिसके अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं, मतलब आप मतलब उस सिचुएशन को मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी आर्मी आपकी एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, उसमें जाति वाति कुछ मैटर नहीं करती। लेकिन यहां आप एक आर्मी को देख रहे हैं जहां शिया है, सुन्नी है, उसके बाद बलोच है, पश्तून है, सिंधी है, पंजाबी है, उसके बाद बरेलवी है, देवबंदी है, ऐसी आर्मी। और उसके बाद वो आर्मी की खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जो आर्मी का सोल्जर है वो तालिबानी से कुछ ज्यादा अगर कांटेक्ट रखेगा या तालिबान से ज्यादा सिंपैथी रखेगा तो उसको कैसे हैंडल करेगा। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चीज है आर्मी की पूरा जो आपने व्याख्या किया सवाल को। अफगानिस्तान वाली तो नहीं बन जाएगी? सॉरी, आपने क्या बोला? मैंने कहा जैसे अफगानिस्तान में 2021 में देखा कि जब अमेरिका ने कहा हम जा रहे हैं तो तालिबान जैसे जैसे तालिबान लड़ा के आगे बढ़े, अफगानिस्तान में जो 3,84,000 की सोल्जर्स थे या आर्मी थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। और यहां तक खबरें आने लगी क्योंकि वो सिंपैथी तालिबान से रखते थे तो इन्होंने अपने आर्म्स के साथ वो तालिबानियों के साथ मिलकर काबुल पर चढ़ाई करने शुरू कर गए। बिल्कुल हरिमोहन जी, आपके मुंह से वो चीजें निकल रहे हैं जैसे कि बोलते हैं ना कि यू आर स्नैचिंग वर्ड्स फ्रॉम माय माउथ। मेरे मन में ये डर नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो चीजें आप अभी आउटलाइन किए हैं ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। मेरे विचार अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा है, शांति कम से कम हमारे रीजन में रहे, क्योंकि जो भी कुछ दुरान लाइन में है होने जा रहा है या होने का अंदेशा है, इसका कहीं ना कहीं असर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पड़ेगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जितने भी उसने लड़ाई किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, सिर्फ एक मुद्दे जो इंटरनल वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस से डाइवर्ट कर, पाकिस्तान हो चाइना हो, कोई भी देश लड़ाई के लिए जाता है कुछ ना कुछ इंटरनल फैक्टर की वजह से वो लड़ाई शुरू करते हैं। आज के दिन में ये जो आपने लंबा चौड़ा एक सवाल पूछा उसका केंद्र बिंदु है तालिबान। ना तालिबान है कौन? हमारे व्यूअर्स को ये समझना जरूरी है, तालिबान कौन है? ये पश्तून है। पश्तून कहाँ के रहने वाले हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा के हैं। पश्तून जाति के लोग जो है ये बंटे हुए हैं, ये दुरान लाइन को वो शुरू से ही एक्सेप्ट नहीं किए। दुरान साहब तो आके लाइन खींच के चले गए, शुरू से ही अफगानिस्तान कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, ना पाकिस्तान के जो पश्तून है कभी नहीं किए। और ये भी मैं डॉक्टर मिर्जा साहब है, अहमद मिर्जा, तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाके एग्जाइल में है लंदन में, कि उनका कोई चार्ज है, यूके में काफी आर्टिकल पढ़ा हूं। उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया रिसर्च करके निकाले थे कि ये जो दुरान लाइन है उसका टाइम पीरियड था 100 साल। 100 साल कंप्लीट हो गया है। 100 साल, इसका मतलब रेलिवेंस ऑफ दुरान लाइन आज के दिन में नहीं है। इसका मतलब ये है, ये कब 93 के बाद पता, 1893 को कहीं बना था, 100 साल पूरा 1993 उसके आसपास का, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है लेकिन उसके आसपास का। उसका मतलब उसका जो टेक्निकल और जो लीगल वैलिडिटी है
वो खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो डिमांड है तालिबान का कि भाई हम तालिबानी दुरान लाइन को नहीं मानते हैं, पश्तून इधर भी है अफगानिस्तान की तरफ, और उनका डिमांड क्या है, तालिबान का डिमांड समझना, तीन चीजें हैं। वो कहते हैं कि पूरा शारिया लॉ को वो अपनाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना, नंबर एक। नंबर दो, दुरान लाइन को वो मानेंगे नहीं। ये पूरा उनका जो पश्तून वाला बेल्ट है एक नया स्टेट एक बनाना चाहते हैं। नंबर तीन, जो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी मशीनरी है पाकिस्तान का, ये उसको मानते नहीं है, और ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए ये दावा कर रहे हैं, और अभी कर भी रहे हैं, शुरू हो गया कहां पे, खैबर पख्तूनख्वा में। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब मिले जुले हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान तहरीक तालिबान, ये सब मिले जुले हैं। यही लोग तो अलकायदा को बेस दे रखे हैं, अलकायदा आईसिस को बेस दे रखा है पाकिस्तान के अंदर, कौन, पाकिस्तान आर्मी ने। इनके आपस में जितना मिलावट है उतना ही दुश्मनी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खतरनाक पार्टी है हक्कानी नेटवर्क, वो मैं बताऊंगा अलग से, अभी नहीं मिक्सअप करेंगे। लेकिन तालिबान का जो इश्यू आप कह रहे हैं, ये बहुत ही भयानक स्थिति होने जा रहा है। मुझे जो दिख रहा है, ये अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, ये दोनों मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। मिलने के बाद इनका एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। नाउ नेक्स्ट मुद्दा आता है, आपके सवाल में था पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी आप किसी भी पैरामीटर के मुताबिक हिंदुस्तान आर्मी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं यूएन मिशन में रहा हूं, उनके ऑफिसर्स बोलते हैं, वो हमारे जैसे ऑफिसर्स सामने जाके जवानों के साथ दुश्मन के सामने आमने सामने डट के पूरा एकदम लीड करते हैं, कमांड करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका जैसे उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ऑफिसर कभी आया 5-6 महीने में आके पीछे से लॉजिस्टिक एरिया से घूम घाम के चले जाते हैं। उनका मोरल मोटिवेशन के ऊपर कोई ऐसा कोई फोकस नहीं है जैसे हमारा होता है। हम एक एक जवान तक जाते हैं, मिलते हैं, उसका घर का क्या प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है कि नहीं, सब कुछ गहराई में जाते हैं। ये हमारा एक 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 प्रिंसिपल ऑफ कमांड है ये। तो इससे क्या होता है, हम जुड़े हुए रहते हैं। तो ये चीज जो है पाकिस्तान के अंदर चंद एक चीजें अभी बढ़ते जा रहे हैं, उभर नहीं रहे हैं। उभरते रहे वो 25-30 साल हो गया। नंबर एक, रेडिकलाइज, पूरा पाकिस्तान का जो समाज है रेडिकलाइज हो गया। रेडिकलाइजेशन लोग हमारे समझ नहीं रहे हैं। रेडिकलाइजेशन ये जो देश और ये जो ड्रेस और रूप रंग है उससे नहीं होता है। वो पतलून जो पैजामा पहनते हैं उठा हुआ होगा, और सर के ऊपर टोपी होगी, दाढ़ी लंबा होता है, ये सब ये जो इस्लामिक शारिया लॉ के ये सारे ये चिन्ह है। तो इसी को वो क्यों, व्हाट इज शारिया लॉ? शारिया लॉ का जो प्रिंसिपल होता है वो कहते हैं ये कुरान रिलेटेड, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो एक्सट्रीम उनका जो पनिशमेंट मेजर, ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वीमेन को जो एम्पावरमेंट फैसिलिटी होता है वो होगा नहीं, वो नौकरी कर ही नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं, एंड जो कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसका प्यूनिटी पनिशमेंट एक्सट्रीम, हाथ काट देते हैं, टांग काट देते हैं, कोई किसी किसी का तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है, लोग मिलते नहीं है। इस किस्म के शारिया लॉ जो है वो अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज के दिन में बाय ऑल स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली पाकिस्तान एक काइंड ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी इस्लामिक प्रोविजन के नीचे फॉलो कर रहा है। लेकिन आर्मी जो है पूरा डिवाइडेड है। आर्मी ऐसा है 50% से ज्यादा, मतलब मिडिल, अगर आर्मी को स्ट्रक्चर आप देखेंगे कोई भी आर्मी में 65 to 70% कर्नल रैंक तक है। ज्यादा से ज्यादा कर्नल रैंक सब वहीं पे स्टैग्नेट हो जाता है। बाकी इक्का दुक्का जो सिलेक्शन ग्रेड्स है वो ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, जनरल ऐसा बनते हैं। तो 60 to 65 ये जो जूनियर रैंक कर्नल्स एंड बिलो जितने हैं, आप 6 लाख या 7 लाख बता रहे हैं, उसका आप 65% आप हिसाब कर ली, करीब करीब 4.5 लाख की जो मिलिट्री पॉपुलेशन है, ये आज के दिन में पूरा कंप्लीटली, मैं अगर ये कहूंगा, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, ये इमरान खान जो पाकिस्तान का जो पार्टी है उसी के फेवर में है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ये बंटे हुए हैं, ये दूसरे सरकार मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ है। अभी इसी के बीच में शिया और सुन्नी की बांट है। आप जो कह रहे हैं ना, ये इतना डिवीजन काफी वाइडन, चौड़ा होते जा रहा है ये डिवीजन, जिसकी वजह से तालमेल नहीं है। सीनियर्स को सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, ऊपर से चाइना भी अंदर आ गया है, ऊपर से इनके ऑफिसर्स पोस्टिंग जा रहे हैं, कहां, चाइना, वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्टिंग जा रहे हैं उधर, जो हमने सुना नहीं है। एक देश का आर्मी के ऑफिसर्स
दूसरे देश में पोस्टिंग किया जाता है। एमएस ब्रांच जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के पोस्टिंग ऑर्डर के मुताबिक 2 साल 2.5 साल के लिए पोस्टिंग जा रहा है, उनके भी ऑफिसर्स आने लगे हैं यहाँ पे। उनका एक कैरियर कॉर्ड नहीं, उसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये कहाँ से, जो वेस्टर्न थिएटर का जो चेंगडू हेडक्वार्टर है, चेंगडू से लेके एक ऑप्टिकल फाइबर रावलपिंडी तक बिछा हुआ है। क्यों? उनका कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और जो कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस, ये आगे की तैयारी कर रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी आज के दिन में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। शुड आई टेल यू समथिंग, उनके जवान इनको मुकाबला करने के लिए सामने आने के लिए तैयार नहीं है। आपके चैनल, पता नहीं कोई एक चैनल में मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कुछ दिन पहले, क्वेता में एक जेल में, कुछ वहां पे बलोची लिबरेशन मच है, मजीद ब्रिगेड वालों ने मच पे कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान आर्मी सामने आए नहीं। यस सर, जहां से उनको हुक्म मिला था, शायद आपके चैनल में हुआ था, मेरे चैनल पे हुआ था वो चैनल, उनको हुक्म दे दे के थक गया सीनियर ऑफिसर, ना ऑफिसर आ रहे ना जैसे जवान, वो गए नहीं कोई सामने, पूरा डरे हुए हैं। उनके गाड़ियों में टंकी में तेल नहीं है, ये हालत है। बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है। मैं खबर को थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगा सर आपसे थोड़ा सा। जब है ना 2019 के अंदर जब ये हटाई गई थी 370 आर्टिकल 370, तो पाकिस्तान में एक डिस्कशन चला था कि इंडिया पे अटैक कर दो। तो वहां से एक अजीब सी खबर आई थी, और खबर मैंने अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के पास फोन करके कंफर्म भी करी। वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, बातचीत नहीं करते, लेकिन हाँ वो कांटेक्ट में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसा पॉसिबल है क्या? सर खबर ये थी कि सिंध के जितने ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सारे के सारे, उन सबको कहा गया कि इंडियन बॉर्डर पे चले जाओ। अब मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, उनको कहा गया इंडियन बॉर्डर पे आपको अपॉइंट किया जाता है, मतलब तैनात किया जाता है, वो आप उसे कौन सी टर्म यूज करते हैं, लेकिन वो एकदम से सामूहिक छुट्टी पे चले गए। मतलब जो सारे के सारे इकट्ठी छुट्टी अप्लाई कर दी, और ये कहा कि हम नहीं जा रहे, पंजाबियों को भेजो। उसके बाद ये असर भी दिखाई दिया कि पाकिस्तानी रेंजर्स की वहां सिंध की पुलिस वालों से लड़ाई हुई, और खूब मार पिटाई हुई है, कम से कम 3 दिन लड़ाई चली है। अब देखिए सर, मैं, आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो अलग है, लेकिन मैं एक आर्मी के बारे में इमेजिन करना चाहता हूं कि वो जो हम उसे मतलब एक भूत प्रेत ही कह सकते हैं, बहुत बड़ा सा दिखा रखा, बड़ी ताकत और सब चीजें, लेकिन जो छोटी छोटी खबरें आती हैं, जैसे मच वाली आप बता रहे हैं, हमने इसको डिस्कस किया था, सिंध वाली ने बताई, या अभी हमने जो पढ़ी वो 2019 वाला जो मामला था, उसके बाद इस टाइम पर तालिबान के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। आपने अपना यूनाइटेड नेशंस का एक एक्सपीरियंस कहा, बताया कि वो ऑफिसर्स कभी इनसे लोअर लेवल के जो सोल्जर्स हैं उनसे मिलने नहीं जाते। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत सारे खोखलापन है आर्मी के अंदर, अगर ऐसा, तो सर ये जा कहां रहा है सारा सिस्टम, और सब चीजों के ऊपर इतना तगड़ा कमांड बना कैसे हुआ है, और अमेरिका और चाइना के बीच में फिर हैंडल कर कैसे पा रहे हैं? फिर तो ये दलाल हो गए। सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, लेकिन कोई आर्मी अगर इस तरीके की हरकतें कर रही है, और वो मतलब डायपर वगैरह तक बेच रही है, तो दुकानदार और दलाल ही हो गए ये लोग। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली बात, आपने जो खबर अभी शेयर किया आपके चैनल में, मेरे स्टडी में भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, लिखता भी हूँ। वो खबर बिल्कुल सही था, ये कोई बनावटी खबर नहीं है, बिल्कुल सही था। ये फाइनली आए नहीं, सिंध के जो ब्रिगेडियर सीनियर ऑफिसर्स है आए नहीं थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, छुट्टी चले गए थे। और इनका देखिए, पंजाबी और सिंधुस्तान का, बलूचिस्तान का जो बलूचिस्तान का एक रेजिमेंट है इसके नाम पे, उसके 32 के करीब बटालियंस है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो तो आपको मालूम है माजिद ब्रिगेड के साथ कैसे वो चले हुए हैं, जो रिटायर हो रहे हैं वो माजिद ब्रिगेड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बलोच आर्मी को। ये भेदभाव बढ़ते जा रहा है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और पाकिस्तान आर्मी, जो सवाल आपने उठाया, कर क्या रहा है? एक आर्मी को करना क्या चाहिए? इधर लड़ाई बॉर्डर के ऊपर अपना नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी मेंटेन करना चाहिए, या ट्रेनिंग करना चाहिए, प्रस्तुति करना चाहिए, ताकि एक्सटर्नल एग्रेशन जो है उससे वो बचाव कर सकते हैं अपने देश को। ट्रेनिंग नहीं है ये, नाम के लिए, नाम के मात्र होता है। चाइना के साथ जॉइंट ट्रेनिंग जो नेवी का हुआ, या उनका कोई लैंड ट्रेनिंग होता है ग्राउंड फोर्सेस का,
लेकिन मेरे जो स्टडी और एनालिसिस के मुताबिक जिस इंटेंसिटी और अर्जेंसी और ग्रेविटी के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ होना चाहिए, वो नहीं है। उनके पास खाने के लिए नहीं है राशन पानी, सप्लाई चेन, उनका तनख्वाह नहीं मिला था बाय द वे, अभी पता नहीं शुरू हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तनख्वाह कोई महीनों से उनको नहीं मिल रहा है। शोर मचा था ये। ठीक है, सो ये आप गहराई में अगर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो बजट है, ये पाकिस्तान आर्मी को सबसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बजट दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है देश का आखिरी बेस्टन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यही आर्मी है, चाहे आप डीप स्टेट के नाम से बोलिए या और कुछ बोलने की। आज के दिन में मेरे विचार में मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी टूट जाए, क्योंकि इसलिए आपको बार बार आपके चैनल में बोलता हुआ एक किताब लिखा है डैनियल मार्के ने, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। अमेरिका किसी भी हालत में पाकिस्तान छोड़ के जा नहीं सकता है, क्योंकि तीन बहुत सारे कारण है, तीन मुख्य कारण जो है। एक है सबसे बड़ा, काफी लार्ज आर्म फोर्स है। तो अगर देखते हैं ना, हर साल में एक फायर पावर इंडेक्स निकलता है 2024 का, अगर फायर पावर इंडेक्स देखेंगे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये है सिक्स लार्जेस्ट नॉर्मल स्ट्रेंथ से देखेंगे, कैपेबिलिटी सिक्स लार्ज है। एयरफोर्स हो, टैंक हो, खूब सारे टैंक है, 3000 3,500 के करीब है। आर्टिलरी गन्स बड़ा जबरदस्त है, ड्रोन बहुत सारे हैं। लेकिन जो हर मशीन के पीछे है, मशीन को चलाने वाला कौन होता है? एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तनख्वाह नहीं है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका जो कैंटीन फैसिलिटी वो भी नहीं मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। कर क्या रहे हैं फिर फौज के अंदर? ये बिजनेस कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री चला रहे हैं, पेपर फैक्ट्री चला रहे हैं, ये टॉय बना रहे हैं, ये मिठाई का दुकान हलवाई खोल रहे हैं, इसे यही काम में लगे नाले बेच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया, जो मैं करना नहीं चाहता हूं फौजी होने के नाते, क्योंकि एक दिन हम सब एक ही फौज के थे, एक ही फौज के थे। सो ये जो दलाल वाला जो कल्चर है, ये जब तक ये बंद नहीं करेंगे, एक इसको आप प्रोफेशनल आर्मी नहीं बोल सकते हैं, कोई लड़ाई की तैयारी या प्रस्तुति इनका हो नहीं सकता है। ये परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शुक्र है कोई एयरफोर्स का कोई है फाइटर एयरक्राफ्ट जाके कम से कम गोला डाल के आगे, ये भी धीरे धीरे कम होने जाएगा। ठीक है ना, ये है ही नहीं। ये चाइना के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, चाइना में ट्रेनिंग है उनका, आज के दिन में काफी सारे पायलट्स वगैरह ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर कोई ट्रस्ट और विश्वास नहीं रख रहा है। इतने सारे उसके इंजीनियर्स मारे गए हैं, इतने वर्कर्स मारे गए हैं, तो ये तो हैरान है कि भाई आप कर क्या रहे हो? आप बोल रहे हो हर एक चीज, कहीं कुछ हादसा हो जाता है, एम्बुश हो जाता है, आपके प्राइम मिनिस्टर भाग के जाता है उनका वो जो एम्बेसी में। डिप्लोमेटिक, हाँ वहां जाके माफी मांग के फिर आ जाते हैं, फिर अगला दिन फिर कोई बम फूट जाता है। आप देखिए स्टैटिस्टिकली, कोई अखबार में मैं पढ़ा था, मैं 4-5 अखबार लेके पढ़ते रहता हूँ सुबह, अखबार में एक इस साल 2024 में 1566 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें से 894 रफली, जितना अप्रोक्सीमेटली ये फिगर है, इतने उनके सैनिक और सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इससे ज्यादा होगा, ये तो काफी कंजर्वेटिव फिगर मैं बता रहा हूं। 1566 टेररिस्ट अटैक पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं एक साल के अंदर। आई होप आई एम रॉन्ग, अगर कोई मेरे को करेक्ट कर सकता है, मैं अपना एक स्टूडेंट हूं, अपने तकरीबन इतना अगर मेरे दिमाग में है, एक रीडिंग में ये फिगर पकड़ लिया है, ये पढ़ा था 15-20 दिन पहले के ही। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है। अब इमरान खान की बात बताइए, CNN में काफी बार वो इंटरव्यू दिए होंगे, 3 बार तो मैं खुद देखा हूं, मैं कैलिफोर्निया में था। उन्होंने बोला भाई मैं क्या करूं, मैं आज के दिन में एक आर्टिकल लिख रहा हूं, कोई एक अपना इंटरनेशनल बुक निकालना है, कोई फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्रॉक्सी वॉर इन जेन के, एक चीज बाहर उभर के निकल के आ रहा है, एस्टेब्लिश्ड है, कि भैया इनका जो स्ट्रक्चर्स इस तरह बनाए हैं टेररिज्म, इन्होंने सोचा था जिस तरफ रशिया को धकल के निकाल दिया अफगानिस्तान से, अमेरिका भी डबल स्टैंडर्ड करके निकाल दिए, तो उसी तरह कोई भी सुपीरियर फोर्स को आप नॉन स्टेट एक्टर के जरिए से आप हरा सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ ये कॉन्सेप्ट उनका अप्लाई नहीं कर पाएगी। अभी जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गया है, इकोसिस्टम जो क्रिएट हो गया है, इसके ऊपर ना पॉलिटिशियन का कोई काबू है, ना मिलिट्री लीडरशिप का कोई काबू है। चाहे कितने भी कोशिश कर ले, आपको हाफिज सईद जैसे बहुत सारे हीरो मिलेंगे, हथियार भरा पड़ा है,
ये 1979 से लेके अभी तक हथियार के ऊपर हथियार आते जा रहे हैं, कुछ रशियन हथियार है, कुछ चाइनीज हथियार है, कुछ अमेरिकन हथियार है, जिसका मर्जी जो उठाए बस फ्री ऑफ कॉस्ट। और नार्कोटिक्स मनी है हकानी, मैं हकानी का नाम बता रहा था। हकानी एक ऐसा संस्था है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये माहिर है नार्कोटिक बिजनेस। ये 2022 या 23 को एक स्टडी, यूएनओडीपी एक होता है उनका, जो नार्कोटिक्स को ऊपर वो स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, एक साल में मैं ये फिगर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, $32 बिलियन एक साल में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जितने भी इकोसिस्टम है अलग अलग, ये जो ओपियम प्रोसेसिंग होता है ना, उसका अलग अलग लैब में कुछ होता है, उसके बाद और कुछ प्रोसेसिंग होते हैं, अलग अलग स्टेजेस का जो इनकम है, इट वाज टोटल अप टू $32 बिलियन। 32 बिलियन में से आप लीजिए 50 to 60% हकानी के हाथ में आता है, कलेक्शन के लिए जाता है। ये पैसा आईएसआई के पास जाता है। इसी पैसे से सवाल ये उठता है, भाई पैसा जब नहीं है तो पाकिस्तान कैसे प्लान कर रहा है ये जो हवाई जहाज वगैरह जो आ रहा है ना, J-35 का आप सवाल पूछ रहे थे, मेरे को लगने लगा है दिन से दिन कि ये पेमेंट नहीं करने लायक है। इनके पास जो डेट है आज के दिन में, अरे डेट चाइना को जितना डेट है 35% ऑफ टोटल एक्सटर्नल डेट चाइना के साथ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो हथियार वगैरह दे रहे हैं चाइना की तरफ से, ये रहेगा चाइना के नाम पे, लेकिन पेंट पुट लगा के पाकिस्तान का चिन्ह लगा देंगे कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स आ रही है। और इतना जल्दी भी आएगा नहीं, है इतना जल्दी नहीं आएगा। सो बाकी दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, बट आप बताइए प्लीज, आप कुछ कहना चाहिए। एक लास्ट सिनेरियो के इमेजिन करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दो सिनेरियो है मेरे पास, एक हो चुका है और मैं एक इमेजिन कर रहा हूं। हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। सर, अफगानिस्तान में 2021 में तालिबानी फोर्सेस अप्रोक्सीमेट 15-20 हजार काउंट हो रही थी जब ये जून के आसपास इन्होंने जब कैंपेन शुरू किया। और तालिबान की जो अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी, गनी जो समथिंग क्या नाम था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसके पास उसकी प्रेसिडेंसी के अंडर में जो फोर्सेस बताई गई वो 3,84,000 बताई गई। करेक्ट, 3 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता, 15-20 हजार ये। अब मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि सर वहां से जैसे जैसे तालिबानी आगे बढ़े, पहले तो उन्होंने एनसर्कल किया, एनसर्कल करने के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, सर तालिबानी फोर्सेस के सामने या तालिबानी लड़ाकों के सामने, मुट्ठी भर तालिबानी लड़ाकों के सामने जिनके पास जज्बा था, डेडिकेशन था, सब चीजें थी, और वो यूनाइटेड फॉर्म में ऑन द नेम ऑफ इस्लाम कहिए या किसी भी फॉर्म में लड़ रहे थे, उनके सामने अफगान फोर्सेस ने सरेंडर करना शुरू किया। और यहां तक कि ना सिर्फ सरेंडर किया, अपने एम्यूनिशन को लेकर जो भी उनके पास होता था वो उनके साथ मिल जाते थे, और लगातार तालिबानी फोर्सेस बड़ी होती चली गई और अफगान फोर्स गायब हो गई। काबुल के ऊपर कब्जे की तो लड़ाई लड़ी ही नहीं गई, जहां तक मुझे याद है 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल हुआ। अब एक हाइपोथेटिकल सिनारियो इमेजिन कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में इतना सारा डिस्कशन किया कि उसमें फॉल्ट लाइंस शिया सुन्नी के नाम पर हैं, बलोच और सिंधी पंजाबी के नाम पर हैं, पैसे नहीं है, मोरल डाउन है, अपर लेवल जो ऑफिसर्स हैं यानी 40 मतलब 75% आर्मी ऊपर और नीचे का जो मतलब सीनियर ऑफिसर रैंक्स और लोअर रैंक्स के बीच में एक डिफरेंस बहुत जबरदस्त क्रिएट हो रखा है। ऐसे में सामने एक तालिबानी फोर्स खड़ी हुई है और वो पाकिस्तान के अंदर एंटर करने की तैयारी कर रही है या एंटर कर रही है। उसे पता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा फोर्स टीटीपी है। अब वो इस्लामाबाद की मरगला हिल्स तक अपना पूरे का पूरा एरिया को क्लेम करते हैं और डूरेंट लाइन की जो लेजिटिमेसी है वो खत्म हो चुकी है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स वाला वो खत्म हो चुका है। अब सर हाइपोथेटिकल सिनेरियो, लेट अस अज्यूम तालिबान पाकिस्तान में एंटर करना शुरू करता है। आपके अकॉर्डिंग एज अ मिलिट्री आर्मी एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, वहां पाकिस्तान में सीन आपको क्या नजर आ सकता है? क्या अफगानिस्तान वाला या असद वाला, या क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल नहीं दे नहीं, बिल्कुल सही, आपके मन में जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही उठा है। तो 3-4 ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक ऑप्शन है जो आप कह रहे हैं, हो सकता है असद वाला हो जाए, हो सकता है अफगानिस्तान वाला हो जाए, हो सकता है इससे पहले ऐसा ही सिचुएशन 1 या 2 बार ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। अगर
थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड पीछे जाएंगे आप, जिसमें चाइना दोनों पार्टी को लाके समझौता किया है, क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट वहां पे अफगानिस्तान में है। चाइना सपोर्ट कर रहा है बाय द वे तालिबान को, ठीक है, नहीं डिप्लोमेटिक मिशन नहीं खुला हुआ होगा, ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं किया होगा, लेकिन सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह चाइना को पता है, अभी देखिए ना वो ग्वादर वाला कैसे ब्लैकमेल चल रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आप देंगे तब हम ग्वादर मिलिट्री बेस के लिए अलाउ करेंगे। उनको पता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाइना नहीं दे पाएगा, क्योंकि एनपीटी साइन कर रखा है, पूरा हंगामा हो जाएगा पूरा विश्व में। तो ये बेसिकली ये यूएस की प्रेशर के नीचे, मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूएस दबाव डाल रहा है कि भैया आप उससे दूर रहो। और आप ये भी हमारे व्यूअर्स को बता देना, मैं ठीक समझता हूं, पाकिस्तान आर्मी उसका एक इंटरनल इंट्रिंसिक अंग्रेजी बोलते हैं ना, एक अंदरूनी झुकाव है, किस तरफ है? क्या चाइना की तरफ रहेगा, या चाइना की तरफ तब तक रहेगा जब तक ये उनको फायदा होगा ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी की वजह से। बट एटर्नली जब से पैदा पैदा कैसे हुआ था, किस टाइम में हुआ था? जब यूके हैंडओवर कर रहा था ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस टू यूएसए। शुरू से ही उसका एक अंदरूनी झुकाव है यूएसए के प्रति। उसको पता है यूएसए से दूर हो जाएंगे, आईएमएफ से आपको बेल आउट पैकेज मिलेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक का लोन मिलेगा नहीं। एक लोन और ग्रांट के बीच में बहुत अंतर होता है। चाइना का कोई भी लोन आता है 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं 1 to 2% मैक्सिमम होता है। सॉफ्ट लोन का प्रोविजन है, ग्रांट है, एड है, मतलब जिसमें कोई रिटर्न करने की कोई आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी हालत में इनका जो झुकाव, चाहे वो दिखावा के लिए, ये ब्लैकमेल जैसे अमेरिका को ब्लैकमेल किया था तालिबान वाला स्टेज में, वैसे ही ब्लैकमेल ये चाइना को करेगा, नचाएगा। लास्टली मैं ये कहूंगा, कोई भी एक देश होता है, एक अंदरूनी एक सेल्फ एस्टीम अंग्रेजी बोलता है ना, अंदरूनी एक इज्जत होता है। पाकिस्तान के पास चाहे काबिलियत कुछ हो या ना हो, ये उनका जो अहंग होता है ना, एक अहंकार, ये एक बहुत बड़ा चीज, ये अहंग की जन्म है, ये पाकिस्तान जन्म इसी के आधार पर ये बड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बोला था, चाहे हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बना। तो इसी तरह ये जो फॉल्स ईगो होता है, फॉल्स ईगो के आधार पर ये अपना देश को टूटने नहीं देंगे, और टूटना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा डर नहीं है, मैं पूरा कन्विंस्ड हूं, आइदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको टॉक करके नेगोशिएट करके पैचअप कर देंगे, या चाइना अगर, क्योंकि चाइना अभी गुस्से में है, ये जो ग्वादर वाला इंसिडेंट की वजह से बहुत गुस्सा में है चाइना, या चाइना करेगा चलो साला ठोको, जाओ अंदर जाओ मारो उनको। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान दोनों के बीच में ये कुछ आपसे समझौता करके ये कोऑर्डिनेटेड एंड कैलिब्रेटेड ऑफेंसिव चलेगा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या आर्म फोर्सेस के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा को पहले ये इसको लिबरेट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से धीरे धीरे पंजाब जो है, पंजाब क्या है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान का, इसके ऊपर भी घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। प्लस ये धीरे धीरे बलोची लिबरेशन आर्मी के साथ मिलजुल के ये जो अभी जो वायलेंट एक्टिविटीज में 1566 कह रहा था, हो सकता है 2025 में ये दुगुना और हो जाए। इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ये बढ़ने का बहुत बहुत मतलब पोटेंशियल है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ के बाहर हो जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी का जो काबिलियत है आज के दिन में नहीं है उनको काबू में लाने के लिए। तो इसीलिए मुनीर साहब जो है थोड़ा माथा झुका के डिप्लोमेटिकली ट्रैक 2 या बैक ट्रैक जो चैनल चलता है, तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मतलब एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना, और करेंगे कि भाई रुक जाओ, जो हो गया सो हो गया, ये कारण है, कोई ना कोई समझौता होने की वो लाने की कोई कोशिश करेंगे। मेरे विचार के मुताबिक ये इतना गहरा तनाव पूर्ण सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगले 20 दिन के बाद आ रहे हैं। 20 जनवरी 2025 के बाद पूरा विश्व का जो जो सिस्टम है ये चेंज होने जा रहा है ये, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा। ये चाइना की बात सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान को दबाव के नीचे इसको टाइट करना शुरू करेगा, आप टेररिज्म बंद करिए। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, मैं इमरान खान का बता रहा था इंटरव्यू सीएनएन में, वो खुद बोल रहा है कि मैं क्या करूं, 50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से 12 मेरे को घेर डाले हैं।
मैं किसके बात सुनूं? कुछ सुनने लायक मैं काबिल नहीं हूं। वही बात कह रहा हूं कि उनका स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हैं, चाहे आप कितने भी हुक्म दो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये फ्री फॉर ऑल का परिस्थिति शुरू हो गया है। आप देखिए ना, जमायती जाके बिना कोई सूचना हो, जमायती बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान शुरू कर दिया है। बांग्लादेश क्या है? एक नया किस्म की पाकिस्तान है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो परिस्थिति है बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी से, तेजी से ये बहुत खराब होते जाएगा। मेरे विचार के मुताबिक 20 जनवरी 2025 के बाद थोड़ा सा बदलाव होने का अंदेशा है। सो होप फॉर द बेस्ट। लड़ाई, मेरे ख्याल से आपकी बातों से लग रहा है कि लड़ाई होगी नहीं, चाइना बीच में सल्टा लेगा या लड़ना मत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक दुश्मन तो खड़ा ही हुआ है। जब तक चाइना है या जब तक अमेरिका है तब तक हो सकता है पाकिस्तान बचा रहे। जब हो सकता है अमेरिका और चाइना ही आपस में उलझे हों, तब कौन बचाएगा इस दुश्मन से, जो ज्यादा, भले ही छोटा है लेकिन ज्यादा खतरनाक है। वो सिनारियो ज्यादा खतरनाक लग रहा है पाकिस्तान के लिए। वो कितनी जल्दी आता है, कितनी देर से आता है, टाइम वुड टेल। सर, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे ठीक कीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हरिमोहन जी। और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा रीजनल सिक्योरिटी अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि उससे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर। और हमारा जो स्टैंड पॉइंट है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बोलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते रहते हैं, ये बिल्कुल सही अप्रोच पर चल रहे हैं कि टेररिज्म एंड टॉक, ये दोनों चीज़ साथ-साथ नहीं हो सकता है। आपको टेररिज्म किसी भी हालत में बंद करना पड़ेगा। आज हम तो दूसरा विषय भी डिस्कस करना चाह रहे थे, चाइना के लिए मैं कुछ कुछ संदेह देना चाह रहा था। शायद टाइम आपके पास नहीं है, अगली बार जब देखेंगे। हाँ सर, बताइए, है टाइम। मैं तो कह रहा था यहीं पे एक चाइना को एक सबक नहीं बल्कि एक संदेश देना निहायती आवश्यक है। ये एक ग्लोबल पावर होने का एक सपना देखा है 2049 तक, और भारत और चाइना के बीच में अभी जो ये थॉव हुआ है, समझौता हुआ है, ये बहुत बड़ा एक अहम कदम है। एक 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 लीडर को, एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए, ग्लोबल पावर बनने के लिए ग्लोबल लीडर की जरूरत है। ग्लोबल लीडर के अंदर चंद एक खूबियां होते हैं, एक अनोखा किस्म का लीडरशिप क्वालिटी होता है। और ऐसा वो इतने सारे पैंडेमिक, उसके बाद लड़ाई उधर यूक्रेन में, इधर मिडिल ईस्ट में लड़ाई फैलते जा रहा है, कोई किसी मतलब लेफ्ट हैंड डजंट नो राइट हैंड, कहां से ड्रोन आएगा, कौन अटैक करेगा। एक हवाई जहाज में अभी चैनल पे बैठा हुआ था, कजाकिस्तान हवाई जहाज, कोई कह रहा है कि इसके अंदर फायरिंग हुई है, कोई कह रहा है हाँ, ड्रोन अटैक हुआ है। तो इस किस्म की जो परिस्थिति है, ये विश्व की हित के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से जी के लिए एक अच्छा बनेगा, एक ग्लोबल स्टेटस लीडर बनने के लिए एक सुनहरा मौका है। तो ऐसा अगर वो सोच सकते हैं, अगर मैं, मेरे तरफ से चंद एक सुझाव है। सबसे पहले ठोस कदम उठाना पड़ेगा चाइना को। आज के दिन में विश्व में कोई देश नहीं है सिवा नॉर्थ कोरिया और मे बी रशिया एट ए पिंच। रशिया ऑल्सो इज वेरी ये डिसल्यूशन। ये वाली जो, सर एक सेकंड, आपसे 2 मिनट रोकूंगा मैं। ये जो चीज है, मेरे हिसाब से हमें एक सेपरेट सेशन करना चाहिए। जो आप मैसेज देना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है ये फिर पाकिस्तान की हेडिंग में दब जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, मतलब इसको अगर हम बात। ये, हमारी हमारी मजबूरी है कि हम ये पाकिस्तान तालिबान के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो ये मैसेज में दब दब जाएगा। और बेशक हम इसे कल ही सेशन को डिस्कस करते हैं, मैसेज टू शी और हाँ, डेंग हाँ, साइपिंग से हम इसे शुरू करेंगे, अगर हम करें तो। बिल्कुल, ये ठीक रहेगा, ये कल करेंगे फिर। क्योंकि ये हम बेशक अगर कल करेंगे ना, तो सर इसमें क्या होगा, ये सेपरेट हेडिंग के साथ जाएगा और वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है। शी मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। सर वो तो आप बता सकते हैं ना, आप बड़े हैं। ज़्यादा कर रहा है। और बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। ताइवान और स्प्रैटली आइलैंड, पैरासल आइलैंड, फिर रशिया का एक आइलैंड है उसको कैप्चर करना, सिकागो आइलैंड, फिर ये जो सदर्न तिब्बत है। बहुत लंबा चौड़ा प्लान करते जा रहे हैं। ये इससे उनको फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट जो है उसका, लोगों की अगर खुशियां नहीं मिलता है, लोग अगर खुश नहीं है चाइना में, तो क्या मतलब है देश का सुपर पावर बनने की?
चाइना के लोग आज के दिन में नाखुश हैं, सब कुछ सोने है, के पैसा पिंजरे है, में है। मकान है, सब कुछ है। आपके लोग अगर खुश नहीं है तो क्या आपको लीडर, सुपर पावर के लीडर बनने की क्या आपका फायदा है? इसलिए कह रहा हूं, अल्टीमेटली पीपल मैटर। क्या आपके लोग खुश हैं जो कर रहा हो? यही मैसेज हम कल देने की कोशिश करेंगे, या जब भी प्रोग्राम आप करेंगे। डन सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया और बहुत तरीके से समझाया, मजा आ जाता है सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जाते जाते मैं सबसे यही कहूंगा कि सर के जो आर्टिकल्स नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, एक बार देखेंगे, समझेंगे, दैट आर अल्टीमेट लेवल। और चाइना के ऊपर जो रिसर्च है सर की, और जिस तरीके से इंडियन डिफेंसेस पर जो रिसर्च है, वो तो अल्टीमेट है, उसे हमें फॉलो करते रहना चाहिए। बाकी चलते चलते मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।